अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम अली खान है। मैं साइकियाट्रिस्ट नॉर्थवेस्ट में। थैंक यू सो मच। आज वक्त निकालने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर बिलाल सेठी, जो कि पीडियाट्रिशियन है, बच्चों के डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट है उसमें माशाल्लाह से। और हम बात करेंगे आज बच्चों के रवैयों के बारे में, और जो छोटे बच्चों के रवैये और साथ में उनके खाने की जो डिसऑर्डर्स आ रहे हैं सामने, हम उससे बात शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा मेरे ख्याल से हम दोनों का ताल्लुक बहुत नजदीक आ जाता है। जी, जो आप तो मेरे ख्याल से काफी मरीज देखती होंगी जिनके ऐसे गैर मुनासिब रवैये होते हैं या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि आपके पास आते होंगे अक्सर माएं आती होंगी बच्चे, और मेरे ख्याल से ये बड़ा जरूरी एक मसला है, क्योंकि कम्युनिटी की ट्रेनिंग नहीं हुई हुई, उनको मदरहुड या ये नहीं आता कि बच्चे को कैसे बड़ा करना है और उनके आसाब कैसे दुरुस्त रखने हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम अक्सर बड़े गैर मुनासिब रवैये देखते हैं, जिसे हम बिहेवियरल डिसऑर्डर कहते हैं, क्योंकि वो सारे जब ठीक नहीं होते गलत पेरेंटिंग की वजह से, तो आपके पास ही आते हैं कि इन मसाइल को ठीक किया जाए। बिल्कुल जी। और मेरे ख्याल से हमारी एक अलमिया है कि माँ बाप के होते हुए उनको हमारी जरूरत पड़ने लगती है, क्योंकि अगर वो शुरू से थोड़ा सा ध्यान दे बच्चों को, मैं ये नहीं कहती कि वालिदैन ध्यान नहीं देते, लेकिन शायद हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना जरूरी है। माँ को मदरहुड या पेरेंटिंग यहाँ हमारे मुल्क में नहीं सिखाई जाती, और वो अक्सर किससे सीखती हैं? अपनी सास से, अपनी माँ से, और वो सारी हे से है जो भी कम्युनिटी में मिथ्स हैं उसको मिला जुला कर वो कहते हैं बस ऐसे करो काम चलेगा। लेकिन क्योंकि इंसान का बिहेवियर जो है वो तो मेरे ख्याल से बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च भी कर ली है कि उसको कैसे टैकल करना है। तो जब तक हम अपनी नई माँ को, खास तौर पर जो बड़ी होगी लेकिन नई माँ को अगर हम नहीं सिखाएंगे तो हमें ऐसे ही प्रॉब्लम बिहेवियर मिलेंगे, और आपका क्लिनिक भी भरा रहेगा और हमारा क्लिनिक भी ऐसे बच्चों से भरा रहेगा जिनके मसले इस किस्म के, जिनको मतलब रोका जा सकता है, उसके लिए एक एहतमाम किया जा सकता है, पहले से रोकथाम हो सकती है, उनको हम तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल जी। क्योंकि मैं तो इसको समझता हूँ कि ये बेसिकली कम्युनिटी का मसला है, और मैं और आप, क्योंकि हम तो स्पेशलिस्ट हैं और हमारा काम खतरनाक बीमारियां तशखीस करना और इस किस्म की चीजें करना है, जबकि मुझे ये अफसोस बात होता है कि हाँ अगर हम माशरती मसाइल यहाँ बांट कर डील कर रहे होते हैं, क्योंकि माशरे में नहीं चाहिए, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा। और हकीकत है कि जब बच्चों को इस चीज को नहीं सिखाया जाता, वही बच्चे बड़े होकर भी हमारे पास ही आते हैं, और वो भी और किस्म के आसाबी अमराज से मुब्तला होकर हम तक पहुंचते हैं, और जब हम उसके पीछे तशखीस करने लगते हैं तो बात वही जाके बचपन को, तो मेरा तो ख्याल है जो आपके पास आते हैं तो बड़ी एक्सट्रीम तक जी बिगड़ जाते हैं। जी। लेकिन अगर हम माशरे में भी बिगाड़ देखें, अगर एक मोटरसाइकिल किसी गाड़ी से लग गई और लोग उतर कर लड़ना और मारना एक दूसरे को शुरू कर देते हैं, तो ये भी तो एक किस्म के माशरे की ट्रेनिंग नहीं है, और जो हल्के लेवल की है कि हर चीज का जवाब सिर्फ मार कुटाई, झगड़ा, मुक्का मार देना है, तो इसीलिए तो ये आप सड़कों पर भी यहाँ लड़ाई देखते हैं, हर बात पर लोग चाकू छुरी निकाल लेते हैं और दूसरे की गिरबान फाड़ देते हैं। तो ये तो टॉलरेंस जो है बचपन से सिखाई जाती है। तो इसीलिए लोग कहते हैं तालीम और तरबियत। हो सकता है आप तालीम याफ्ता हो, लेकिन आप तरबियत याफ्ता नहीं। बेशक, जैसे हमने बात की, जो हामला औरतों का जो आखिरी 3 महीने होते हैं, इसमें उनको आवाजें सुनाई दे रही है, उनकी यादाश्त बन रही होती है, जिसमें कि माँ की आवाज, जो इर्द गिर्द के शोर है, उसकी आवाजें उनके जहन में रिकॉर्ड होने लगती है। तो फिर वही चीजें बुनियाद बनती है जब वो पैदा होते हैं, क्योंकि वही मानूस आवाजें उनको सहारा देती है कि जब वो दुनिया में आते हैं। लेकिन आपने दुष्ट बात की, देखें जब बच्चा तकरीबन 8वें 9वें महीने में पहुंच जाता है, बल्कि इससे पहले भी छठे माँ के पेट में जब छठे से महीने के बाद वो सुन सकता है। बिल्कुल जी। ठीक है, उसको हर माँ की आवाज आती है। ठीक है, वो पानी में होता है, वो आवाज जरा ऐसे जैसे आप पानी में डुबकी लगाएं और मुफड़ आवाज होती है, लेकिन उसको वो आवाज आती है। इस तरह उसको म्यूजिक भी सुनाई देता है, सब भी सुनाई देता है, लेकिन ये वही वक्त होता है। और इसका बैकग्राउंड बड़ा जरूरी इसलिए कि जैसे बच्चा माँ के पेट में फिर रहा होता है, घूम रहा होता है, ये एक बैकग्राउंड है कि जो आज हम लोरी देते हैं ऐसे, तो ये हम उसको जब इसी चीज को वापस उसको दिखाते हैं ऐसे, तो वो सोने लगता है। क्यों? कि वो माँ के पेट में किसी तरह, और ये इवन एडल्ट में लोग रॉकिंग चेयर पर बैठकर ऐसे लॉक करते हैं, तो ये सारा बैकग्राउंड ये उधर से फितरत बन जाती है। फितरत, ये अल्लाह ताला ने फितरत बनाई। तो जो नई रिसर्च है वो यही बताती है कि जो आखिरी ट्राइमेस्टर है
जिसे हम थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं, जो आखिरी मरहला है प्रेगनेंसी का, और जब बच्चा पैदा भी हो जाए, उससे डिलीवरी भी हो जाए, तो जो पहले 3 महीने हैं इसको अब फोर्थ ट्राइमेस्टर का नाम दिया जाता है। अशद जरूरी वक्त है ना ये बच्चे की तरबियत के हिस्से से, नशोनुमा के उससे, क्योंकि इसमें अक्सर मैंने घरों में देखा है कि बच्चों को मीठा एकदम से देना शुरू कर देते हैं, दूध में चीनी, साथ में जनाब जी जो है केले को दे रहे हैं उसको, उसके लिए थोड़ी चीनी डल रही है, अगर जूस बन रहा है तो उसमें भी चीनी डल रही है, और फिर यही बच्चे जाके आगे जाके ना ये फिर पिकी ईटर्स भी बन जाते हैं, हर चीज़ नहीं खाते, हर चीज़ में इनको मिठास चाहिए होती है फिर, क्योंकि वही बात है कि शुरू में इनको प्रॉपर खाना दिया नहीं जाता। आपने देखिए बड़ी अच्छी बात की, और अक्सर माएँ मेरे पास इसी मसाइल से आती हैं कि केला तो खा लेते हैं, कुछ और नहीं खाता। उनको ये मैं बताता हूँ कि भाई आपने 2-3 चीजें समझनी है। वो ये समझनी है कि जब अल्लाह ताला ने कुछ चीजें इंसान की फितरत में डाली है, फितरत ये है कि कोई भी बच्चा, चाहे वो इंसान का बच्चा है, जानवर का बच्चा है, जो भी पैदा होता है वो अपने माँ का दूध पीने की सलाहियत रखता है, जिसे चूसने की सलाहियत, तो ये एक जबली फितरत है। तो ये जो है अल्लाह ताला ने सारे जानवरों में दी, और इसी तरह इंसान में भी मौजूद है, चाहे वेल का बच्चा है, वो मैमल है, तो वो भी इसी तरह। लेकिन जब चबाना और निगलना ये माँ बाप ने उसको सिखाया है। तो यहाँ पर जो अक्सर हमारी जो मैंने यहाँ पर देखे, जब अक्सर आपको पता है लड़कियां MBBS हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, शादी हो जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है, और फिर सासें कहती हैं कि तुम कोशिश नहीं करती, जोर नहीं करती हो, तुम्हें तरीका नहीं आता। तो उसी बात में वापस आऊंगा कि उनको तो पेरेंटिंग की कोई तरबियत नहीं, तो उनको बड़े नॉर्मल बिहेवियर बच्चों के नहीं आते। तो जरा सा मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए करूंगा कि ये एक मेजर मसला है कि बिल्कुल है जी। तो बच्चे को आपने याद रखना है कि बच्चे को चबाना और निगलना नहीं आता, उसको सिर्फ चूसना आता है, और उसमें जो आपकी ज़बान होती है वो मुख्तलिफ तरीके से चलती है। तो जो आप जब खुराक भी शुरू करेंगे तो आपने उसको बच्चे को उस वक्त दूध नहीं देना, उसको जरा सा भूखा रखना है, और फिर उसको खुराक देना, और ठूसना नहीं है। हाँ, जब वो कहे बस तो बस, हाँ बस और बस। लेकिन जो शुरू के जो पहले दिन है, जब आप उसको कोई भी ठोस वाला, चाहे आलू देना चाहते हैं मैश, या केला मैश करके देना चाहते हैं, या कोई और तैयार प्रोडक्ट देना चाहते हैं, तो इसीलिए बिप लगाते हैं, क्योंकि कुछ गिराएगा कुछ खाएगा, और ये 1 महीना लगेगा कुछ सीख। तो यहाँ पर फिर एक और मजे की बात अक्सर आ जाती है, हमारे पास माएँ लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे बच्चे की जो गले का सुराखी तक है, या जबे उतर गई है, ये इस किस्म के मसले नहीं सकता। तो ये फिर आते हैं, और यहाँ पर अक्सर लोग फिर उनकी दिमाग गले का सफाई करवाते हैं, जबे उठाते हैं, तो ये सारे मसले हम देखते हैं। लेकिन इसका बैकग्राउंड ये है कि बच्चे को आपने जरा टाइम देना है, सिखाना है कि कैसे चबाना और निगलना है। दूध का एक जायका है, लेकिन हमारी खुराकों के मुख्तलिफ जायके हैं, और बच्चे में सीखते हैं। और आपने जैसे कहा चीनी तो बिल्कुल नहीं शामिल, मैं ख्याल में केपी में तो चीनी का हर जगह इस्तेमाल, इसी वजह से तो आगे जाके बच्चे फिर जो है उसी चीज को पसंद करते हैं जिसमें मिठास उनको मिले, और वो फिर बहुत लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि फिर ग़िज़ा तो उनको मिलती नहीं है, वो तो बस सिर्फ कुछ खा रहे होते हैं, लेकिन ग़िज़ा उसमें नहीं होती है। तो आप देखें खुद, आप बताएं कि ग़िज़ा जो कहते हैं पूरी ग़िज़ा, उसमें आपके प्रोटीन्स आते हैं, और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, 4-5 कलर्स रखने चाहिए प्लेट में। वही इनका जो मैं ख्याल से कम्युनिटी वालों को ज्यादा पता होगा कि वो फुल प्लेट कॉन्सेप्ट, इतनी वेजिटेबल्स हो, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। लेकिन क्योंकि हमारी सारी तो जो मिठास की तरफ चली जाती है, और इसी वजह से लोग यहाँ मीठा खाना पसंद करते हैं ज्यादा। अक्सर लोग से मैं पूछता हूँ फीडर, जैसे आपने कहा फीडर में दूध बनाते हो या कुछ चीनी नहीं डालते, तो बताते नहीं है जब तक कुछ सुनाने का। कोई कहता है मैं रूह अफ़ज़ा डाल रहा हूँ, कोई कहता है मैं चीनी डाल रहा हूँ, कोई कहता नहीं जी मैं शहद डाल रहा हूँ। तो कोई मतलब है ये कम्युनिटी अलग-अलग नाम लेंगे, लेकिन इसी वजह से बच्चों की जीवन नहीं डेवलप होगी, तो कभी भी मेरे ख्याल से वो खाना पीना नहीं। मिठास ऐसी चीज है कि फितरतन वो अच्छी लगती है हमें, तो आपके जो एक दफा उसका टेस्ट डेवलप हो जाए, फिर नमकीन नहीं लगती, फिर फीके खाने नहीं लगते, जैसे सब्जी फीके खानों में आती है। और फिर इस तरह अगर हम नमकीन की तरफ जाएं, इसमें थोड़ा नमक भी डाल दें, तो वो फिर नहीं लगती बच्चों को, और ना फिर वो कभी खा सकते हैं। और लेकिन इसकी एक और प्रॉब्लम है कि ये आदत फिर एडल्टहुड में जाती है, बड़े होके भी यही आदत नहीं होती है।
تو میرے خیال سے یہی سارے کمیونٹی کے مسئلے ہیں جو کہ لوگوں کو یہ سمجھانے ہیں کہ بھائی آپ نے کیسے تقسیم رکھنی ہے، کیونکہ زیادہ تر ہمارے کھانے تو نمکین ہوتے ہیں، چاہے نمک ڈالیں نہ ڈالیں، جیسے آپ نے کہا پھیکے، زیادہ تر اس میں مٹھاس تو نہیں ہوتی، مٹھاس ہم ایز اے ٹریٹ آخر میں تھوڑا سا کھا لیتے ہیں، میٹھا تھوڑی سی کھیر کھا لی تو ہم اپنی بات کرتے ہیں، لیکن بچوں کو آپ کیا کرتے ہیں کہ میٹھے سے عادی کرتے ہیں، پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اپنا بڑا کھانا یا مین میل جو ہے وہ نمکین کھائیں، وہ سے پھر ہوتا نہیں ہے، تو ایسے بچوں میں پھر جو کھانے کی جو ڈس آرڈرز ہیں، اس کو ایٹنگ ڈس آرڈر ہے، پھر اس کی شکار ہونے لگتے ہیں، میل نیوٹریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان میں وہ غذا پوری نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے خدا نخواستہ بونس کی پرابلم ہو جانا، نظر کمزور ہو جانا، پیٹ کا خراب رہنا، بالکل جی، ہائٹ چھوٹی رہ جانا، یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہیں اور وہ بیسیکلی نیوٹریشن کے ساتھ ایک کامن چیزیں جو ہم اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت بڑی کنسپشن ہے ڈبے کا، ہاں اکثر مائیں آتی ہیں میرے پاس، دیکھیں آپ 6 ماہ سے بچے کو ٹھوس غذا دے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جب بھی ماں آتی ہے وہ 6 ماہ پر مجھے کہتی ہے مجھے ڈبے کا دودھ، میں اس سے کہتا ہوں آپ نے اس کو چبانے کی عادت بنانی ہے، ڈبے کا دودھ نہیں شروع کرنا، تو وہ کمیونٹی میں اتنی مت زیادہ ہے وہ شروع کرنے کے لیے کہ روزانہ ایسے لوگوں کو سمجھانے میں میرے 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں۔ شاید کبھی کبھی میں سوچتی ہوں شاید ہم ایز اے قوم، ایز اے نیشن، ایز معاشرہ ہم بہت زیادہ لیزی بھی ہو گئے ہیں، کیونکہ فیڈر میں دودھ بھر دو نا آرام سے پی لے گا، لیکن جب کھانا بچے کو کھلانا ہے تو آپ نے بیٹھنا ہے، آدھا گھنٹہ اپنا اس کو دینا ہے، اس سے پہلے کھانا پریپیئر کرنا ہے، میرے خیال سے کبھی کبھی شاید ماں کے لیے ذرا آسانی ہو جاتی ہے نا کہ فیڈر میں بس کچھ دے دو۔ تو یہ جو آپ نے بات بیان کی تو اس کی ابھی آپ نے یہ خود کہا کہ لوگ ماں لیزی ہو گئی ہے، لیکن اس میں ایک چیز آپ نوٹ رکھیں کہ یہی لیزی ماں پھر 15 ڈاکٹروں پر بھی پھرتی ہے کہ میرا بچہ کھاتا نہیں، میرا بچہ کھاتا نہیں، ایک ڈاکٹر چینی کھاتا نہیں، یہ اشتہار کا شربت، یہ اشتہار کا شربت، تو یہ تو میرے خیال سے ہر ڈاکٹر کے میرے پاس بھی 50% لوگ آتے ہیں کہ یہ کھاتا نہیں اشتہار کا شربت، اس کو نہیں کھائیں، تو میں اسے کہتا ہوں کیا کھاتے ہیں اور کوئی مجھے نہیں بتاتا کہ جی یہ تو فیڈر پیٹر 6 سال کے بچے فیڈر پیتے ہیں، بالکل جی، اور مطلب پھر ان کی ٹانسس کے مسئلے، دانتوں کے دانت تباہ، بالکل جی بالکل، اورل اتنے مسئلے اس کے ساتھ آ گئے ہیں بہت ہی کم ایج سے، بہت ہی کم ایج سے، اور آگے جا کے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے پرماننٹ دانت نکلتے ہیں وہ پھر خراب نکل رہے ہوتے ہیں، تو اس سے دیکھیں، اور پھر جو کمیونٹی میں دوسرا آپ مسئلہ دیکھتے ہیں، ایک تو میرے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے میرے خیال سے ساری ماؤں کے لیے میسج یہ ہے کہ بھئی آپ نے 6 سے 9 ماہ میں آپ نے بچے کو کھانے کی پریکٹس کرانی ہے اور زور سے نہیں دینا، کیونکہ ہمارے پاس جب بچے آتے ہیں 8-9 بچے ماہ کے بچے یا 10 ماہ تک پہنچتے ہیں جس پر ماں سب کچھ کر چکی ہوتی ہے اور اس کو فوڈ ایورژن، مطلب اس حد تک فوڈ ایورژن پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آپ جب اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کریں وہ منہ بند کر لیتے ہیں، منہ پھیرنے لگتے ہیں، رونے شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ مائیں ان کو پکڑ پکڑ کر منہ میں جب ٹھوستی ہیں اور وہ اس سے خوف طاری ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کھانا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ماں جب زور سے دیتی ہے اور وہ روتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی مصیبت والا کام ہے، اس لیے فوڈ ایورژن، اور یہی پھر آگے بڑھ کر جو آپ نے بتایا کہ وہ اور کھانے نہیں کرتے اور چیزیں، تو یہ میرے خیال سے ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے، اور میرے خیال سے اس کے اوپر نئی ماؤں کو سیکھنا چاہیے کہ بھئی آپ نے حوصلہ رکھنا ہے، بچوں کے عام طور پر گلے کے سوراخ تک نہیں ہوتے، آپ نے ہی مسلسل کوشش کر نرم غذا، کیونکہ شروع میں نرم چیز دیں گے پھر اس کا ٹیکسچر میشی کر دیں گے تاکہ بچہ اس کو چبا سکے، نگل سکے، فلی بلینڈ بھی نہ کریں، نہیں فلی بلینڈر تو نہیں، دودھ نہیں بنانا، اس سے بالکل نہیں بنانا، تو یہ کسی فیس کا ایک حصہ ہے کہ جب بچے نرم ان کو دیتے ہیں پھر اس کو میشی نہیں کرتے تو بچہ کیا سیکھتے کہ اس کو بھی نگل لو، چباؤ مت، تو پھر ماں مجبور کر گرائنڈر بھی چلاتی ہے، لیکن یہ سارا پریونٹیبل ہے، یہ سارا ہم اپنی اس کی روک تھام ہو سکتی ہے، یہ مرض نہیں ہے، بالکل، تو میرے خیال سے اگر دوسرے معاشروں نے ترقی کی ہے اس کی وجہ ہی صرف یہی ہے، انہوں نے پریونشن کا کام کیا ہے، ہم نے جو ہے بیماری کے بعد پر زیادہ کام کیا، اس لیے ہمارے ملکوں میں زیادہ اینٹی بایوٹک کا استعمال ہے اور پریونشن پر کوئی کام نہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر بلال سیٹھی۔
ब्यूटीफुल, जबरदस्त किस्म की डिस्कशन हुई. मेरे ख्याल से हमें इसको तसलसल देना चाहिए कि अगर हम वक्त के मुताबिक वीकली या मंथली या 2 वीकली इस किस्म की दोबारा बैठे इसी पे बात हाँ करें. बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल मुझे भी बहुत मजा आया आपके साथ गपशप में, और आपका प्रोस्पेक्ट भी हम सुनेंगे, क्योंकि जरा सा बड़े बच्चे तो आप ज्यादा देखते हैं और वो सारे प्रॉब्लम्स आपके पास आते हैं. तो मेरे ख्याल से हम अपनी ऑडियंस से फिर पूछेंगे कि भाई अगर वो हमसे कोई सवाल पूछना चाहे या कोई, ताकि हम वो उनके जवाब दे सकें. तो मेरे ख्याल से ये भी एक किस्म का सोशल वर्क है कि हम अपनी एजुकेट कर सकें अपनी कम्युनिटी को, ताकि और जिस पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं वो शायद इसी से कुछ ना कुछ सीख लें हमसे. बिल्कुल, और हम इसको और भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, घर में अपने यूजर बता सकें कि भाई क्या हमसे सवाल करें, या हमें अगर हमें तनकीद भी करनी है वो भी अच्छी है, क्योंकि उसके ऊपर भी हम जवाब दे सकते हैं इंशाल्लाह. So that will be very nice. ठीक है जी, thank you so much. बहुत शुक्रिया जी.